नाम जैब शेख है। इस बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज में मुझे 153 रैंक मिला है और लास्ट ईयर भी मुझे मेरा सिलेक्शन हुआ था, ऑल इंडिया रैंक 225 मिला था और आईपीएस में मेरा सिलेक्शन हुआ था। करंटली अभी मैं इंडियन पुलिस सर्विसेज में सर्व कर रहा हूँ और इस साल रैंक इम्प्रूव होकर 153 रैंक मुझे मिला है। देखिए 3 पार्ट में हम लोग आज का वेबिनार कंडक्ट करते हैं। सबसे पहले आई टेल यू अबाउट माई जर्नी, इस 4-5 साल में मैंने जो सीखा है इस एग्ज़ाम में। सेकेंडली मैं आपको ये बताऊंगा कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको अपना मेंटल प्रिपरेशन करना होगा, किस तरीके से आपको अपना एटीट्यूड रखना होगा और कौन से वैल्यूज़ आपको इस एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। थर्डली आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज एंड डाउट्स। जो भी आपके डाउट्स हैं उनको हम एक एक करके रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं अपने बारे में बताऊंगा तो मैं अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। महाराष्ट्र में ये डिस्ट्रिक्ट आता है, एक स्मॉल टाउन है। यहाँ पर ही मैंने अपनी बेसिक स्कूलिंग की है, यहीं से मैंने अपना 11th और 12th भी किया हुआ है। और यहाँ पर मैंने स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद मैं इंजीनियरिंग के लिए मुंबई चला गया। तो एक एवरेज सा चाइल्डहुड मेरा रहा है, कोई ऐसा मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल चाइल्ड नहीं था। एक एवरेज से स्कूल में मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सर्विस करते हैं और मेरी मदर एक हाउसवाइफ है। तो बिल्कुल एक एवरेज चाइल्डहुड जो होता है, जो मोस्टली सभी लोगों का हुआ होगा, उसी की तरह मेरा चाइल्डहुड रहा है। और बचपन में मेरा ऐसा कोई ड्रीम नहीं था कि मैं सिविल सर्वेंट बनूंगा, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स इंजीनियरिंग करना चाहते थे, इसलिए मैंने भी इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। लेकिन मेरे अंदर कोई इंजीनियरिंग वाला एप्टीट्यूड नहीं था। लेकिन इंजीनियरिंग में जाने के बाद ये सवाल आया कि अभी आगे लाइफ में करना क्या है। तब मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट की चीज़ें। और क्योंकि मैं मुंबई में था, वहाँ पर एक जीआरई का कल्चर है, लोग बाहर जाकर फॉरेन यूनिवर्सिटी से एमएस करना चाहते हैं। तो मैंने भी ये सोचा कि चलो मैं भी एमएस कर लेता हूँ। अभी भी मैं हर्ड मेंटालिटी में ही जी रहा था। तो मैंने घर पे डिस्कस किया कि मुझे जीआरई करना है, आई वांट टू गो आउटसाइड एंड परस्यू एन एमएस। तो मेरे फादर ने बोला, मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट है और मेरे ग्रैंडफादर भी गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। मेरे फादर ने बोला कि हमारे जो 2 जनरेशन है वो गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं और ये मेरी विश है कि तुम भी गवर्नमेंट सर्विस करो। तब मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया और जैसे आप लोग आज सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, ऐसे ही सेमिनार्स अटेंड करना मैंने स्टार्ट किए। तो ऐसे ही एक सेमिनार में एक IAS ऑफिसर थे जो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे लाइफ का, कि उन्होंने कैसे एक रूरल एरिया में बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों की मदद की और बहुत ही इंस्पायरिंग वो सेमिनार था। तो इसके बेसिस पे मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे भी सिविल सर्विसेज में का प्रिपरेशन करना है। तो फिर मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की। 2014 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। 2015 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, जिसमें मैं फेल हो गया। प्रीलिम्स मैंने पास कर ली थी, लेकिन मेंस में फेल हो गया, क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, मैं बस ऐसे ही प्रिपरेशन कर रहा था। सेकेंड अटेम्प्ट 2016 में मैं फिर से फेल हो गया। थर्ड अटेम्प्ट 2017 में मैंने बहुत मेहनत की, मैंने सब कुछ किया, मैंने सारे टॉपर्स के वीडियोस देखे और बहुत कुछ किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन फिर से मैं मेंस में फेल हो गया। इसके बाद मैंने सोचा कि ये एग्ज़ाम जो है अपने बस का नहीं है और मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैंने छोड़ दी और मैं एग्ज़ाम का प्रिपरेशन छोड़कर मैं कुछ और करने लगा। लेकिन फिर कहीं ना कहीं एक मन में एक रह गया कि हमें सिविल सर्विसेज करना था और इस तरीके से हम एग्ज़ाम को छोड़कर नहीं जा सकते। इसलिए मैंने फिर से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की और फोर्थ अटेम्प्ट में फाइनली मेरा 225 रैंक मुझे मिला और फिफ्थ अटेम्प्ट में फिर से मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो टोटल 5 अटेम्प्ट्स मैंने दिए हैं, जिसमें से 3 बार मैं फेल हुआ हूँ और 2 बार मैं सक्सेसफुल रहा हूँ। तो मैंने इस एग्ज़ाम के दोनों एस्पेक्ट्स देखे हुए हैं। फेलियर के नज़रिए से भी मैंने इस एग्ज़ाम को देखा है और सक्सेसफुल कैंडिडेट के नज़रिए से भी इस एग्ज़ाम को मैंने देखा है। तो इस एग्ज़ाम को जो एक बिगर पिक्चर जो मुझे समझ में आया है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपका मेंटल प्रिपरेशन या आपकी स्ट्रैटेजी या आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो है आपका डिज़ायर।
आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए, एक अंदर आपके एक आग होनी चाहिए कि मुझे इस एग्जाम को क्लियर करना है एट एनी कॉस्ट। देखिए मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट फिलोसफी रहा है, तो फिलोसफी में मैंने आप एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटस ये पढ़ते हैं। और एरिस्टोटल की हमको एक छोटी सी स्टोरी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक यंग नौजवान एरिस्टोटल के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे सक्सेस चाहिए लाइफ में, मुझे सक्सीड होना है, तो सक्सेस के लिए आप मुझे सक्सेस मंत्र बता दीजिए। तो एरिस्टोटल उसको लेकर जाते हैं बीच पे, और बीच पे ले जाने के बाद उसको पानी में डुबा देते हैं। तो वो स्ट्रगल करता है सांस लेने के लिए। सांस लेने के लिए जब वो स्ट्रगल करता है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद वो बाहर निकलता है और एरिस्टोटल को बोलता है इसका क्या मतलब है। तो एरिस्टोटल बोलते हैं कि जब तुम पानी के अंदर थे और जितने डिजायर के साथ तुमको ऑक्सीजन की जरूरत थी, अगर उतने डिजायर के साथ तुम्हें जो चाहिए, अगर वो आप हासिल करने के लिए उतना डिजायर आपके अंदर अगर आ जाए, तो आपको इस एग्जाम को क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहली चीज आपको इस एग्जाम में चाहिए वो है डिजायर। सेकंड जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों की ही तरह सेमिनार्स वगैरह अटेंड करता था। अलग अलग सेमिनार्स में जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ मैं देखता था कि कैसे टॉपर्स होते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं। मैं बिल्कुल ही नॉर्मल सा स्टूडेंट था। तो ऐसे ही एक सेमिनार में हम गए थे, मैं और मेरे फ्रेंड्स। तो वहाँ पर उसके बाद वहाँ पे जो IRS ऑफिसर थे, उन्होंने ये बताया कि आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम के लिए, बहुत अच्छी बात है, और वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई। लेकिन फिर उन्होंने ये बताया कि आपको इस एग्जाम को प्रिपेयर करते हुए आपके पास एक प्लान बी भी होना चाहिए। तो प्लान बी, ये दिमाग में वर्ड मेरे स्टिक कर गया। सेमिनार होने के बाद हम लोग बाहर आए और हम लोग डिस्कस करने लगे कि यार हम तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अब हमने ये सोचा ही नहीं कि हमारा प्लान बी क्या होना चाहिए। तो मेरा एक फ्रेंड यही बोलने लगा कि यार ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्लान बी होना चाहिए, हम तो सिर्फ इसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम लोग उसको समझाने लगे कि अरे भाई टेंशन मत लो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो बोलता है कि मुझे पता है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं तुम लोगों के लिए प्लान बी की बात कर रहा हूँ। तो इससे मुझे ये समझ में आया कि उस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा था। और सेकंड चीज जो मैंने सीखी उस इंसिडेंस के बाद, कि आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए कि मेरा तो हो ही जाएगा, मुझे तो मेरे अंदर बिलीफ है कि मैं इस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूँ। तो फर्स्ट थिंग इज डिजायर, सेकंड थिंग इज कॉन्फिडेंस, थर्ड थिंग इज हार्ड वर्क। देखिए ये आपने बहुत बार सुना होगा कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, आपको बहुत हार्ड वर्क करना होगा। लेकिन हार्ड वर्क से आगे बढ़ के आपको स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, जैसा जब हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स मेंस की, तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करना है। और फाइनली अगर मैं आपको बताऊं इस एग्जाम में अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो है पेशेंस। देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं निराश हुआ। सेकंड अटेम्प्ट मैंने ट्राई किया, सेकंड अटेम्प्ट में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने सब कुछ लगा दिया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तब थर्ड अटेम्प्ट में मैंने ये सोचा कि इस एग्ज़ाम को मैं छोड़ देता हूँ, और मैं घर पर आया। घर पर मैंने डिस्कस किया कि मैं ये एग्ज़ाम मुझसे क्लियर नहीं हो रहा है, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स और कुछ लोगों ने मुझे ये सजेस्ट किया कि जॉब फेयर लगा हुआ है, वहाँ पर जाकर आप जॉब फेयर में देखो। तो मैं उस जॉब फेयर में चला गया, और नसीब से वहाँ पर मुझे एक मेरा 10th क्लास का फ्रेंड मिल गया। उस फ्रेंड ने मुझे ये बोला कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि मैं तो UPSC का प्रिपरेशन कर रहा था। तब मुझे बहुत एम्बेरस्ड फील हुआ, और मैंने उसको ये बोला कि अरे नहीं नहीं, मैं तो अनएम्प्लॉयमेंट का सर्वे करने आया हूँ यहाँ पे। और इस तरीके से मैंने उस बात को टाल दिया। लेकिन उस एपिसोड के बाद फिर से मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो इस एग्जाम में, इस स्टोरी के थ्रू मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको इस एग्जाम में पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बेसिकली आपको डिज़ायर, कॉन्फिडेंस, बिलीफ इन योरसेल्फ, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क एज वेल एज पेशेंस, अगर ये 4 चीज़ें आपके पास है तो इस एग्जाम को क्लियर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। देखिए दिस इज द मेंटल प्रिपरेशन, इस तरीके से आपको आपका एटीट्यूड रखना चाहिए इस एग्जाम के थ्रू। लेकिन उससे पहले मैं आपके कुछ मिसकंसेप्शंस क्लियर कर देना चाहता हूँ। कुछ मिसकंसेप्शंस एक सोसाइटी में, लास्ट ईयर जब मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा था, तो बहुत सारे मुझे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किया कि सर, सबसे पहला तो मुझे ये लगा कि सर मेरे 10th में सिर्फ इतने ही परसेंटेज आए हुए हैं, या 12th में मुझे इतने ही परसेंटेज है, क्या मैं IAS बन सकता हूँ, क्या मैं IPS बन सकता हूँ। देखिए
सबसे पहली बात, यूपीएससी मेंशन करता है कि आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए। ओनली ग्रेजुएशन इज द रिक्वायरमेंट। आपके परसेंटेज मैटर नहीं करते, आपके 40% है, आपके 45% है या आपके 90% है। आपको, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो यू कैन डेफिनेटली क्लियर दिस एग्जाम। आई हैव मेनी फ्रेंड्स जिसके साथ मैंने प्रिपरेशन किया है, जिनको 10th स्टैंडर्ड में 60%, 55%, 56% ऐसे मिले हुए हैं और उन्होंने एग्जाम क्लियर किया हुआ है। और इसलिए टैलेंट जो है इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मायने रखता है। टैलेंट आपको चाहिए, लेकिन एक बेसिक लेवल ऑफ टैलेंट चाहिए। जो बेसिक लेवल ऑफ टैलेंट अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। सेकेंड, जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन या जो डर मुझे स्टूडेंट्स में दिखाई दिया है वो है लैंग्वेज बैरियर। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हम रीजनल मीडियम से बिलोंग करते हैं या फिर हम हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, क्या हम इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं? देखिए, मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, मैं हिंदी में ज़्यादा फ्लुएंट अपने आप को फील करता हूँ। तो हिंदी मीडियम में अगर आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हो तो आप डेफिनेटली हिंदी मीडियम में एग्जाम दीजिए। आप तीनों स्टेज, प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू, तीनों स्टेज आप हिंदी में दे सकते हो। ऐसी कोई यूपीएससी की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इंग्लिश आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदी मीडियम से भी हर साल बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम को क्लियर करते हैं और डेफिनेटली आप भी क्लियर कर सकते हो। तो लैंग्वेज इज नॉट एट ऑल अ बैरियर। थर्ड मिसकंसेप्शन जो मैंने देखा है, स्टूडेंट्स को ये लगता है कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ये बहुत अच्छा होना चाहिए या फिर आपके पेरेंट्स का जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए, इस एग्जाम में आपको अगर मैं बता दूं तो आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बिल्कुल मैटर नहीं करता है। यूपीएससी की जो एग्जाम की फीस है दैट इज ओनली 100 रुपीज। लेकिन बाकी जो एग्जाम के जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना होता है। जो क्लासेस आप ज्वाइन करोगे या फिर जो जिस तरीके की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, तो बिल्कुल उसमें आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल एक रिच फैमिली से बिलोंग करो। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ एंड आई मैनेज्ड इट। तो ये बिल्कुल एक मैनेजेबल चॉइस है। बिल्कुल आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड, अगर आपका मिडिल क्लास से आप बिलोंग करते हो या लोअर मिडिल क्लास से भी बिलोंग करते हो, तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द स्ट्रैटेजी पार्ट। देखिए, मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग दैट दिस एग्जाम इज कंडक्टेड इन 3 phases, दैट इज प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो फर्स्ट, सबसे पहले प्रीलिम्स होता है। इस एग्जाम में प्रीलिम्स मैंने 5 बार दिया है और 5 बार मैंने इस प्रीलिम्स को क्लियर किया है। सबसे पहले मैंने 2015 में प्रीलिम्स दिया था, तब कट ऑफ 107 था और मेरे मार्क्स अराउंड 130 थे। 2016 में मैंने अटेम्प्ट दिया, तब कट ऑफ वॉज 116 और मेरा स्कोर था 140। 2017 के अटेम्प्ट में कट ऑफ वॉज 107, आई स्कोर्ड 118। 2018 में कट ऑफ वॉज अराउंड 98 एंड आई स्कोर्ड 112। और इस साल के प्रीलिम्स में 98 कट ऑफ है, कुछ दिन पहले ही कट ऑफ आया है, आपने देखा होगा, और मेरा स्कोर आ रहा है अराउंड 125। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ग्रेट हूँ और प्रीलिम्स में मैं चैंपियन हूँ, नॉट एट ऑल। देखिए, ये एग्जाम हर किसी को हम्बल बना देता है। 3 बार मैं मेंस में फेल हुआ हूँ और मैं भी इस एग्जाम के बाद बहुत हम्बल हो चुका हूँ। लेकिन ये 5 अटेम्प्ट में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रीलिम्स जो है, और अगर आप देखोगे कि हर बार मैंने 20-25 मार्क्स का मार्जिन रखा है प्रीलिम्स के कट ऑफ से ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि इस एग्जाम में आप कंसिस्टेंटली प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो, लेकिन आपके पास एक करेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, करेक्ट गाइडेंस होना चाहिए, करेक्ट आपका माइंडसेट होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने कंटिन्यूअसली 5 साल ये प्रीलिम्स को क्लियर किया है और 20-25 मार्क्स अबव कट ऑफ मैंने रखकर इस एग्जाम को क्लियर किया है। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊं तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिलेबस। सबसे पहले आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और उसको अपने स्टडी डेस्क के सामने उसको आप लगा लीजिए, उसको आप स्टिक कर लीजिए और उसको मेमोराइज कर लीजिए सिलेबस को। देखिए, यूपीएससी में लोग, मैंने सुना है, बोलते हैं कि एनीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड, बट दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट एट ऑल ट्रू। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको सिलेबस होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास सिलेबस है तो डेफिनेटली आप उसको नैरो डाउन कर सकते हो, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिलेबस। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको करेक्ट गाइडेंस होना चाहिए। मैं बहुत लकी था कि मुझे सही गाइडेंस मिला और ओजांक सर और उनकी टीम ने मुझे बहुत हेल्प किया है थ्रू आउट माई फेज ऑफ प्रिपरेशन। सारे स्टेजेस में मुझे हेल्प किया। तो मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि मैं क्या करता था।
देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली है। मैं ऑफलाइन कोचिंग मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। ऑनलाइन कोचिंग अफोर्डेबल थी मेरे लिए, और फाइनेंशियली मैं उतना स्ट्रांग नहीं था कि मैं ऑफलाइन दिल्ली जाकर रहकर कोचिंग कर सकूं। तो मैं मुंबई में ही रहकर अपने फ्रेंड के साथ रहकर मैं ऑनलाइन कोचिंग में ले रहा था। ऑनलाइन कोचिंग में मैंने अपनी स्ट्रेटेजी क्या रखी थी कि सबसे पहले मैं ये डिसाइड करूंगा कि जब भी मैं कोचिंग करूंगा, जब भी मैं क्लास अटेंड करूंगा, तो मैं 100% अटेंशन क्लास में दूंगा। 100% क्लास में अटेंशन दूंगा। जो भी टीचर बोल रहा है, दैट एवरी ईच एंड एवरी वर्ड विल बी रिटन इन माय नोट्स। और अगर आप मेरे नोट्स देखोगे, मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, तो उसमें आप देखोगे कि नोट्स में मैंने जो भी क्लास में बोला गया है, मैंने हर एक चीज लिखी हुई है। क्लास में नोट्स अटेंड करने के बाद आपका जो अप्रोच है वो एकदम स्ट्रीमलाइन हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर अप्रोच आपको समझ में आ जाता है। क्लास में नोट्स अटेंड करने के बाद, क्लास अटेंड करने के बाद, नोट्स बनाने के बाद घर जाकर व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं उसको 3 से 4 बार पढ़ लेता था, और मैं फिर उस नोटबुक को बंद कर लेता था, और मैं उसको फिंगर टिप्स पे उसको फिंगर टिप्स पर लेकर आ जाता था। एवरीथिंग यूज्ड टू बी ऑन माय फिंगर टिप्स। अगर आप मुझे रात में 3 बजे भी उठाकर पूछ लो, तो 3 बजे भी मैं वो जो टॉपिक पढ़ा हुआ है आज मैं बता दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, सपोज आज आपको क्लास में फंडामेंटल राइट्स सिखाया है, तो फंडामेंटल राइट्स के मैं नोट्स बना लूंगा। मैं घर जाकर फंडामेंटल राइट्स को 3 से 4 बार उस नोट्स में जो भी लिखा है, एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ लूंगा। उसके बाद मैं स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, जैसे लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ रहे हो, या डीडी बासु अगर आप पढ़ रहे हो, तो कोई भी एक बुक आप रेफर कर सकते हो। तो उस बुक को रेफर करने के बाद उसमें मेरे नोट्स में जो भी चीजें नहीं ऐड हुई है, उन नोट्स को मैं अपने नोट्स में ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद क्या होता है कि मेरे नोट्स जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव बन जाते हैं, कि कोचिंग क्लास का भी एक्सपीरियंस मुझे मिल गया, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का भी कंटेंट मुझे मिल गया। तो अब कंटेंट के लिए मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब उसी नोट्स को मैं एटलीस्ट 10 से 15 टाइम्स रिवाइज कर दूंगा। मैं नोटबुक बंद करके उसको रफ पेपर में 5-6 टाइम्स में लिख लूंगा, ताकि वो मेरे फिंगर टिप्स पे आ जाए। इससे होता क्या है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। आप कॉन्फिडेंट फील करते हो कि फंडामेंटल राइट्स में मुझे कोई भी कुछ भी पूछ ले, मैं बोल दूंगा। आर्टिकल 15 पूछ ले, आर्टिकल 30 पूछ ले, आर्टिकल 26 पूछ ले, एवरीथिंग इज ऑन माई फिंगर टिप्स एंड आई कैन डेफिनेटली डू इट। तो दिस वॉज द कोर पार्ट ऑफ माई स्ट्रेटेजी, दैट यू हैव टू अटेंड क्लास। क्लास में आपको 100% अटेंशन देना है, आपके नोट्स रेडी होने चाहिए, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़नी है, और उस चीज को आपको फिंगर टिप्स पर लेकर आ जाना है। देखिए, रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जाम। साइकोलॉजिकली वो आपको प्रिपेयर करता है। इस एग्जाम में आपको अगर साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहना है, क्योंकि इस एग्जाम का ड्यूरेशन बहुत लंबा है। प्रीलिम्स होता है, उसके 2-3 महीने बाद मेंस होता है, उसके 2-3 महीने बाद इंटरव्यू होता है, फिर रिजल्ट आता है। तो अप्स एंड डाउन्स में मैनेज करने के लिए आपको कॉन्फिडेंट रहना, आपको सेल्फ बिलीफ रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कॉन्फिडेंस और वो सेल्फ बिलीफ आपके अंदर कहाँ से आएगा? वो कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ आपके अंदर आएगा अगर आप आपका रिविजन करो, बार बार करो, और आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उसको आप हमेशा होल्ड ऑन करके रहो। ठीक है, नाउ इस तरीके से आप सारे सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन कर सकते हो। क्लास अटेंड करो, नोट्स बनाओ, टेक्स्ट बुक से पढ़ो, उसको बार बार 10 से 15 टाइम्स रिवाइज करो। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं, इस एग्जाम में करंट अफेयर्स का क्या रोल है? देखिए, करंट अफेयर्स के अगर आप पेपर्स एनालाइज किया है, अगर आपने प्रीवियस ईयर का या प्रीवियस 5 ईयर्स का पेपर्स आपको जरूर एनालाइज करना चाहिए। तो प्रीवियस 5 ईयर्स का पेपर अगर आप एनालाइज करोगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि 60-40 का रेशियो होता है करंट अफेयर्स का और स्टैटिक सब्जेक्ट का। बहुत सारे स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स के डर से, क्योंकि मार्केट में एक फोबिया होता है करंट अफेयर्स को लेकर, और आप बहुत सारे मैगजीन्स पढ़ते हो, बहुत सारे अलग अलग क्लासेस के नोट्स पढ़ते हो, और बहुत सारा आपका टाइम वेस्ट करते हो लिटरली। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स में देखिए, अगर आप पेपर एनालाइज करोगे तो 60 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम स्टैटिक पार्ट, 60 क्वेश्चंस विल बी कोर फ्रॉम द बेसिक नोट्स, एंड ओनली 40 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम करंट अफेयर्स। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको करंट अफेयर्स को बिल्कुल नेग्लेक्ट करना है, लेकिन स्टैटिक पार्ट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। स्टैटिक पार्ट में जब तक आप स्ट्रांग नहीं फील करोगे अपने आप को, तब तक आप करंट अफेयर्स के बेसिस पे आप ये एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हो। देखिए, करंट अफेयर्स आपके मार्क्स कम या ज्यादा कर सकता है, लेकिन अगर आपको कोई क्लियर कराएगा जो आपके बेसिक 80-90 मार्क्स है, वो आपको स्टैटिक पार्ट ही दिलाएगा। तो स्टैटिक पार्ट में आपको बहुत स्ट्रांग रहना है। नाउ कमिंग टू करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर्स में आपको करना क्या है, सबसे पहले द हिंदू न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। द हिंदू न्यूज़पेपर अगर आप डेली पढ़ोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली वहीं से आ जाते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से आते हैं, बहुत सारे अप्लाइड पार्ट आता है। तो हिंदू न्यूज़पेपर आपको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है, डेली आपको पढ़ना है। सेकेंडली, आपको बहुत ज़्यादा सोर्सेस के क्लासेस के नोट्स रेफर नहीं करने हैं।
कोई भी एक मैगजीन आपको रेफर करनी है, कोई भी एक क्लास, जैसे ओजांक सर है या फिर कोई भी और, ओजांक सर की जो टीम है उनका जो करंट अफेयर्स है उसके बेसिस पे आप ये क्लियर कर सकते हो। आप बस उतना ही पढ़ो, आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग क्लासेस के नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक नोट्स अगर आप पढ़ोगे, देखिए मैंने 5 अटेम्प्ट दिए, पांचों बार मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया है, और मैं आपको बता दूं कि एक से ज़्यादा करंट अफेयर्स की मैगजीन मैंने नहीं पढ़ी है, ना मैंने योजना पढ़ी है, ना कुरुक्षेत्र पढ़ी है, सिर्फ एक ही मैगजीन आपको पढ़नी है, और करंट अफेयर्स बस उसी के बेसिस पे आपको क्लियर करना है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा पढ़ते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो अपने सोर्सेज को रिस्ट्रिक्ट करना है, लेकिन बार बार उसी को पढ़ना है। बेसिक नोट्स जो आपके बनेंगे उसको बार बार आपको रिवाइज करना है, करंट अफेयर्स जो बनेगा आपको उसको आपको बार बार रिवाइज करना है। थर्ड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। देखिए अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया होगा, और मैं ये सबको रेकमेंड करूंगा, सारे जो एस्पिरेंट्स है प्रीवियस 5 ईयर्स जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर्स है प्लीज डाउनलोड करो और उसको एनालाइज करो। उसको एनालाइज करने के बाद आप ये रियलाइज करोगे कि जो एटलीस्ट 20 क्वेश्चन है जो इस साल एग्जाम में आए हैं, उसमें से एटलीस्ट 20 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम प्रीवियस ईयर। देखिए डायरेक्टली तो नहीं पूछेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस, वो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है वहां से आपको पूछे जाएंगे। देखिए जब जो भी क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है, यूपीएससी की एक टीम होती है जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है, उनके पास क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए दो चीजें होती है, एक तो सिलेबस होता है, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। तो इसके बेसिस पे वो लोग क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। तो आप सोचिए जब एग्जामिनर एग्जाम सेट कर रहा है और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मदद ले रहा है, तो वहां के जो क्वेश्चंस है उसके जो रॉन्ग ऑप्शंस है कई बार उसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपको एनालाइज करना, उसके रॉन्ग ऑप्शंस को समझना और उसमें से कैसे आप अगले साल के क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट कर सकते हो ये देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करेंगे कोई एक सेमिनार में, तो मैं आपको बता दूंगा, आई कैन शो यू 2019 का पेपर और 2018 का पेपर, किस तरीके से 2019 के पेपर में 15 से 20 क्वेश्चन 2018 के पेपर से आए हुए हैं। आई कैन शो इट टू यू। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चंस हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसे ही हर एक टॉपिक कंप्लीट होता है तो सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए फंडामेंटल राइट्स हमने डिस्कस किया, उसमें से प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया है, इस तरीके से अप्लाइड क्वेश्चन आया हुआ है। या फिर अगर आप 1857 का रिवॉल्ट पढ़ रहे हो या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ रहे हो, तो उसमें किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, क्लास में ही उन चीज़ों का लिंकेज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्लास का हेल्प मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेस्ट सीरीज। देखिए टेस्ट सीरीज इज इम्पोर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट अनलेस एंड अंटिल यू हैव डन योर बेसिक कंटेंट इज रेडी। बेसिक कंटेंट और करंट अफेयर्स आपका जब तक रेडी नहीं होता है तब तक आप टेस्ट सीरीज के पीछे मत जाओ। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो 20 टेस्ट सीरीज, 30 टेस्ट सीरीज, 50 टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, लेकिन उनका बेसिक ही क्लियर नहीं है। तो ये बहुत बड़ी फेटल मिस्टेक है, दिस इज सुसाइडल, दिस यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव योर बेसिक कंटेंट, यू हैज टू बी रेडी, योर बेसिक नोट्स हैज टू बी रेडी, योर करंट अफेयर्स हैज टू बी रेडी। और 2 से 3 महीने पहले एग्जाम के आप फिर टेस्ट सीरीज सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। तो टेस्ट सीरीज भी जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है मार्केट में, तो स्टूडेंट्स 40, 50, 60 टेस्ट में अपीयर करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने किसी भी अटेम्प्ट में मोर देन 5 टेस्ट मैंने सॉल्व नहीं किए, और कोई भी एक ही इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज मैंने सॉल्व किए हैं, और वो भी सिर्फ कंपाइलेशन वाले टेस्ट सीरीज। जो सेक्शनल टेस्ट सीरीज होते हैं, आई हैव नॉट सॉल्व एनी ऑफ द सेक्शनल टेस्ट सीरीज अंटिल नाउ, ओनली फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। देखिए होता क्या है सेक्शनल टेस्ट सीरीज में, सपोज हिस्ट्री का टेस्ट है, हिस्ट्री के टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, तो अननेसेसरी बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको जाना पड़ता है, उतना डेप्थ में यूपीएससी पूछता नहीं है। अगर आपको यूपीएससी में हर सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप उसी तरीके से प्रैक्टिस करो, उसी मोल्ड में अपने आप को आप ढालने की कोशिश करो। तो इस तरीके से आप टेस्ट सीरीज 5-6 टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट अगर आप एग्जाम से पहले कर लोगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू दी सेकेंड पार्ट, दैट इज मेंस। देखिए मेंस में देयर आर 4 सब्जेक्ट्स, GS 1, 2, 3, 4 एंड अगर आप देखोगे GS 1 is about history, geography and social issues, GS 2 is about polity, welfare, IR and governance.
GS3 is about economy, science and tech, environment एंड सिक्योरिटी, एंड GS4 इज अबाउट एथिक्स। और इसके अलावा एक पेपर होता है ऑप्शनल का। तो ऑप्शनल के बारे में मैं सबसे पहले डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। देखिए, ऑप्शनल सिलेक्ट करने में जो भी लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, 2021 जो लोग टारगेट कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जितना जल्दी आप ऑप्शनल डिसाइड करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, एंड दिस इज द मोस्ट करेक्ट टाइम टू डिसाइड द ऑप्शनल। इस मोमेंट पे अगर आप ऑप्शनल डिसाइड करोगे, दैट इज द बेस्ट टाइम। और ऑप्शनल डिसाइड आप कैसे करोगे? देखिए, मेरे 3 क्राइटेरिया है ऑप्शनल को सिलेक्ट करने के लिए। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज कि आपका इंटरेस्ट क्या होना है, आपका इंटरेस्ट क्या है। देखिए, ऑप्शनल जो है सब्जेक्ट आपको दिन में 7-8 घंटे डेली पढ़ना है, 5-6 घंटे तो एटलीस्ट आप पढ़ोगे। तो ऑप्शनल जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको बर्डन नहीं लगना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज मार्क्स। देखिए, बहुत सारे ऑप्शनल है जिनका सिलेबस छोटा है, जिसमें बहुत ज़्यादा आप स्कोर, जिसको आपको लगता है कि बहुत इजीली मैं इसको कर लूँगा, लेकिन उसमें मार्क्स नहीं आते। तो ऐसे ऑप्शनल आपको सिलेक्ट नहीं करने हैं। आपको ऐसे ऑप्शनल सिलेक्ट करने हैं जिसमें आपको ये पता चले कि कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट आपको मिल रहा है। तो आपको प्रीवियस ईयर ऑप्शनल के परफॉर्मेंस एनालाइज करना होगा कि किस ऑप्शनल को ज़्यादा स्कोर मिल रहा है, किस ऑप्शनल में कम इनपुट देने के बाद मुझे ज़्यादा स्कोर मिल रहा है। जैसे पॉलिटिकल साइंस इज परफॉर्मिंग गुड, एंथ्रोपोलॉजी इज परफॉर्मिंग गुड, ज्योग्राफी भी अभी बाउंस बैक कर रहा है। देन माय ऑप्शनल वाज फिलोसफी बिकॉज आई हैड इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट एंड आई थॉट कि कम इनपुट में मुझे इसमें ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। एंड द थर्ड, नॉट द वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, इसको आप देख सकते हो कि इसका दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ कितना ओवरलैप है। कि जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस अगर आपका ऑप्शनल है तो पेपर 2 में बहुत सारा उसका यूज हो जाता है। अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो पेपर 1 और पेपर 3 में इसका यूज होता है। फिलोसॉफी अगर आपका ऑप्शनल है तो GS4 में, एथिक्स में। तो GS सब्जेक्ट के साथ कितना ओवरलैप है ऑप्शनल में, ये आपको देखना होगा। तो 3 क्राइटेरिया ऑप्शनल सेलेक्ट करने के लिए। फर्स्ट इज इंटरेस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया इज योर द इनपुट आउटपुट रेशियो, कि कितने कम इनपुट में कितना ज़्यादा मार्क्स आपको मिल रहा है। और थर्ड important criteria is overlap with the GS. Okay, so this is the criteria based on which you will select your optional. Now coming to the mains part, GS general studies. देखिए, मेंस और प्रीलिम्स का जो प्रिपरेशन है वो आप ऐसे बाइफरकेट नहीं कर सकते हो कि आज से लेके 3 महीने तक या 4 महीने तक मैं प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करूंगा, उसके बाद मैं मेंस की प्रिपरेशन करूंगा। दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। मेंस और प्रीलिम्स का इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होता है और इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें एक जो प्रोफेशनल गाइडेंस जो है वो, उसमें आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती है। कि अगर आप सपोज लेट से फिर से फंडामेंटल राइट्स का एग्जांपल लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स से आपको प्रीलिम्स में भी पढ़ना है, मेंस में भी पढ़ना है, लेकिन उसी चीज़ को पढ़ते वक्त आपका नज़रिया अलग होता है। कि प्रीलिम्स को पढ़ते वक्त आप किस नज़रिए से उसको देख रहे हो और मेंस पढ़ते वक्त आप किस नज़रिए से उसको देख रहे हो। व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट हैज़ टू बी लेफ्ट, हाउ टू सी, क्या ये एग्जाम में पूछ सकता है या वो एग्जाम में पूछ सकता है, कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसपे मेंस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको करंट अफेयर से कैसे लिंक किया जाए। ये सारी चीज़ें मेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप उसको ऐसे वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं कर सकते हो। प्रीलिम्स एंड मेंस का आपको इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करना होता है। तो जब आप इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करोगे प्रीलिम्स और मेंस का, तब आप ये एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन में आपको रियलाइज होगा कि प्रीलिम्स और मेंस ये दोनों है, दोनों का प्रिपरेशन साथ में होता है। ठीक है, देखिए, मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आंसर राइटिंग। लेकिन आंसर राइटिंग आपको कब स्टार्ट करना है? यू डोंट हैव टू स्टार्ट आंसर राइटिंग फ्रॉम डे 1। दैट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स मेक। देखिए, सबसे पहले तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है और आप क्या ही आंसर में लिख लोगे। ठीक है, तो इसलिए आपको सबसे पहले आपके बेसिक नोट्स रेडी करने होंगे। आपको करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर एटलीस्ट 4-5 मंथ्स प्रिपेयर करना होगा। तो अगर आप देखोगे सर का जो अप्रोच है उसमें उनका एक कंसेप्टर बैच चलता है। कंसेप्टर बैच में आई वांट टू शो यू समथिंग। एक इसमें आपको, लेट मी शो यू, इफ यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, दिस इज द कंसेप्टर बैच। तो इसमें आपको क्या होता है कि सबसे पहले फाउंडेशन होता है, एनसीईआरटीज और NIOS की जो टेक्स्ट बुक है वो आपको सिखाई जाती है। उसके बाद फाउंडेशन बैच होता है एंड थर्डली इंटरव्यू प्रिपरेशन होता है। तो जो ये लेवल वाइज आप करते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। तो
हाँ, आई थिंक यू कैन सी इट नाउ ऑन द स्क्रीन। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट लेवल में आपको एनसीईआरटी प्लस एनआईओएस के बुक्स आपको रीड करने होते हैं। सेकेंड लेवल पे आपको फाउंडेशन, आपका बेसिक जो नोट्स बनते हैं वो आपके रेडी होते हैं। और फाउंडेशन लेवल कंप्लीट होने के बाद ही आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करो। इससे पहले अगर आप आंसर राइटिंग करोगे तो आप जो है या तो बहुत ही शैलो आंसर्स या सुपरफिशियल आंसर्स आप लिखोगे। तो एनसीईआरटीज, एनआईओएस और कोचिंग क्लास कंप्लीट होने के बाद ही आप अपना आंसर राइटिंग स्टार्ट करो। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग बैक टू द स्ट्रीमिंग। देखिए, आंसर राइटिंग जब आप करोगे तो आपको सबसे सिर्फ आंसर लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर्स को इवेल्युएट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर फिर से रोल आता है एक एक्सपर्ट गाइडेंस का। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ सर का और उनकी टीम का, ओजांग सर का, कि मुझे जो मेरे आंसर्स थे वो उन्होंने पीरियोडिकली इवेल्युएट किए और उसमें उन्होंने मुझे ये बताया कि कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट करना है, कहाँ पर आपको करंट अफेयर्स लिंक करना है, कहाँ पर एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स, मैप्स। तो उस पर आप अभी जंप मत करो, हम एक सेपरेट सेशन ले लेंगे जिसमें आपको मैं डिटेल्स बताऊंगा मेंस आंसर राइटिंग की। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट योर बेसिक नोट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट योर बेसिक कोचिंग। देखिए, अगर अभी लॉकडाउन भी चल रहा है और मैंने भी, जब लॉकडाउन नहीं था तब भी मैंने ऑनलाइन ही कोचिंग ली, तो ऑनलाइन भी कोचिंग आप ले सकते हो। ऑनलाइन कोचिंग में फ़ायदा ये होता है कि आप जो है उसको आप स्लो कर सकते हो स्पीड को, और या फिर आप उसको इंक्रीज भी कर सकते हो। आप पॉज करके अपने हिसाब से देख सकते हो और जो डाउट्स है, क्वेरीज है, वो आप बाद में उसको क्लैरिफाई कर सकते हो। तो मेंस में ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और थर्ड और सबसे इंटरेस्टिंग फेज जो होता है प्रिपरेशन का, वो होता है इंटरव्यू का फेज। तो ये इंटरव्यू में क्या होता है, आप अपना एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो आप फिलअप करके देते हो। तो इस डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में आपके सारे डिटेल्स होते हैं, आपका बायोडेटा होता है बेसिकली। आपका एजुकेशन क्या रहा है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके हॉबीज़ क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने क्या की है, ये सारी चीज़ें होती है। तो जब आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप खुद को जानने की कोशिश कर रहे हो। आपको ये पता चल रहा है कि आपने किस तरीके से आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है। तो आप खुद को, तो ये एक बहुत ही मज़ेदार प्रोसेस होता है इंटरव्यू का। आई होप कि आप जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आप लोग सब इंटरव्यू का स्टेज एक बार ज़रूर आप एंजॉय करो इस प्रोसेस को, इस फेज को। एंड आई एम श्योर अगर आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी है, आप इतने उत्सुक है कि आप ये सेमिनार सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली आई नो कि यू कैन, बिकॉज आई एम जस्ट नॉर्मल स्टूडेंट लाइक यू। मेरे अंदर कोई भी स्पेशल टैलेंट नहीं है, कोई भी खास बात मेरे अंदर नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि थर्ड अटेम्प्ट के बाद तो मैंने ये सोच लिया था कि मुझसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा और मैंने छोड़ दिया था। बहुत ही अप्स एंड डाउन्स मेरे इस प्रिपरेशन में, इस जर्नी में आए हैं। बहुत लोगों ने मुझे डिस्करेज करने की कोशिश की, लेकिन इसलिए इसी बात पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपको ये ज़रूर रखना है कि आपको एक पॉजिटिव कंपनी रखनी है। आपको अपने जो आसपास के लोग हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। वो आपको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, आपको एनकरेज करना चाहिए। एक दूसरे को आप सपोर्ट करना चाहिए। बहुत ही हेल्दी इकोसिस्टम होना चाहिए जिस तरीके से, जिसकी वजह से आप एक दूसरे को पुश करके, और देखिए मेरा जो है हम लोग 4 फ्रेंड्स हैं, चारों का हमारा ग्रुप था और चारों हम लोग सिलेक्टेड है। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे डिनर के लिए हम लोग बैठ गए तो सब लोग ने एक दूसरे को 5-5 क्वेश्चन पूछ लिए। तो इस तरीके से गैप्स में भी हम लोग अपना टाइम यूटिलाइज कर लेते थे। और आज जो चारों भी सिलेक्टेड है, 2 ऑफ माई फ्रेंड्स आर इन IRS, 1 इज इन IPS एंड आई एम ऑल्सो इन IPS। तो अगर आप आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा रखोगे तो डेफिनेटली आप भी सिलेक्ट होगे, आपके फ्रेंड्स भी सिलेक्ट हो जाएंगे। नाउ कमिंग बैक टू द इंटरव्यू फेज। तो इंटरव्यू फेज में अगर आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो मेरा बोर्ड था, फर्स्ट अटेम्प्ट में सत्यावती मैम का बोर्ड था, जो कि तमिलनाडु काडर की IAS रिटायर्ड IAS ऑफिसर है। और मेरा हॉबी था कि मैं विजिट करता था जो डिफरेंटली एबल्ड जो कैंडिडेट्स होते, डिफरेंटली एबल्ड सोसाइटी के हमारे मेंबर्स होते हैं, उनके जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं मुंबई में और दूसरी जगह पर, वहाँ पर जाकर मैं वॉलंटियर का काम करता था। तो उस वॉलंटियरिंग के काम में मैं वीकेंड पे विजिट करता था, वो मैंने अपने डेफ में मेंशन किया हुआ था। तो मैम ने वो पढ़ा और मैम ने देखा, तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन वो लोग फ्रेम करते हैं। तो मैम ने देखा कि आई एम एसोसिएटेड विद नेशनल सोसाइटी फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर दी डिफरेंटली एबल्ड पीपल। मैम ने मुझसे पूछा कि आप UPSC बिल्डिंग में आए हो, तो टेल मी व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड इन दिस बिल्डिंग जो कि डिफरेंटली एबल्ड के लिए एक सुविधा है, उनकी एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाता है। नाउ सी, दे आर चेकिंग योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स ऑल्सो। दे आर चेकिंग कि आप कितना अवेयर हो, आप उस मोमेंट में कितना प्रेजेंट हो, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना स्ट्रांग है।
बिकॉज मैं कोई भी नई बिल्डिंग में या गवर्नमेंट ऑफिस में जाता हूँ, मेरी आदत है देखने के लिए कि डिफरेंट लेवल के लिए एक्सेसिबिलिटी क्या है। तो मैंने मैम को बताया कि मैम यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ अरेंज की है। हमने रैंप्स बनाए हैं, हमने ब्रॉड डोर्स रखे हुए हैं, जो लोग ब्लाइंड हैं उनके लिए स्पेशल टाइल्स हैं, वो टाइल्स को टच करके वो क्रॉस कर सकते हैं, वो हॉल रूम तक, वो ऑफिस तक, कैबिन तक पहुंच सकते हैं। फिर मैम ने पूछा कि अच्छा इसके अलावा आपको क्या लगता है कि आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे। तो फिर उस क्वेश्चन में मैं थोड़ा स्टम्प्ड हो गया बिकॉज उस तरीके से मैंने सोचा नहीं था। लेकिन फिर मैंने मैम से टाइम लिया कि मैम क्या मैं सोच सकता हूँ। मैम ने बोला ओके थिंक। और उसके बाद जो है मैंने सोचा और मैंने बताया कि मैम लिफ्ट जो है उसकी हम फैसिलिटी अवेलेबल कर सकते हैं, और जो कहीं कहीं पर स्टेयर्स जो है उनको भी हम ब्रॉड कर सकते हैं, शॉर्ट स्टेयर्स रख सकते हैं। और इस तरीके से 2-3 मैंने एग्जाम्पल्स मैम को दिए, तो मैम वॉज सेटिस्फाइड विद माई आंसर। तो बोलने का मतलब ये है कि किस तरीके से आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स, आपका क्रिटिकल थिंकिंग, आपका एनालिटिकल अप्रोच, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपने 10-15 बुक्स पढ़ ली और आप एग्जाम दे दिए और आप पास होकर सिलेक्ट हो गए। नहीं, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आपको अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करना होगा, आपको प्रोफेशनल से, आपको सर्स से, आपके मेंटर्स से, गाइडेंस से इंटरेक्ट करना होगा, और आपको समझना होगा कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। तो ये कंसेप्टर बैच जो है उसमें आपको ये सारी चीज़ें आपको जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेंगी कि किस तरीके से आपके पर्सनैलिटी की जो स्ट्रेंथ्स है उसको आपको बाहर लाना है, उसको किस तरीके से आपको स्ट्रांग बनाना है अपने आप को। तो इसका मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था, और इंटरव्यू में भी मैं कंटिन्यूसली गाइडेंस लेता था, उसका भी मुझे मैं I am really thankful to sir. So in short, this was my experience, this was my journey. 5 साल का मुझे फेज लग गया इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, बट आई एम थैंकफुल कि फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया है। और ये मेंस, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू का इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। देखिए, वी कैनॉट गो इनटू टू मच डिटेल्स, एक सेपरेट सेशन ले लेंगे हम जिसमें हम मेंस का डिटेल में बात कर सकते हैं, अदरवाइज ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। आई होप कि जो भी स्टूडेंट्स आज सुन रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उनको ये सेशन से बहुत हेल्प मिला होगा, या जो भी आपको हेल्प मिला होगा, आई एम रियली हैप्पी टू हेल्प यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई एम राइट नाउ एक्टिवेटिंग द कमेंट्स, आई एम रीडिंग द कमेंट्स, और मैं आपके डाउट्स अभी रिजॉल्व करूँगा और मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो लेट्स सी द कमेंट्स एंड वन बाय वन वी कैन स्टार्ट answering your queries. Alright. तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं कि हिंदी मीडियम में क्या हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है इस एग्जाम में। यूपीएससी जस्ट डिमांड्स कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और आप किसी भी एग्जाम में आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। I have seen my friends, those who have cleared this exam in Hindi medium, those who have cleared this exam in Marathi medium, those who have cleared this exam in Urdu medium as well. So हिंदी मीडियम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप हिंदी मीडियम में इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हो। देखिए, जो भी मीडियम में आप कंफर्टेबल हो उस मीडियम में आपको इस एग्जाम को अपीयर करना चाहिए। देखिए, मेरा मीडियम इंग्लिश था क्योंकि मेरी स्कूलिंग और जो मेरी बेसिक एजुकेशन है वो इंग्लिश में हुआ है, इसलिए मैंने इंग्लिश को ऑप्ट किया। लेकिन इंटरव्यू में कई बार मैंने ये भी सोचा कि कहीं मैं रीजनल लैंग्वेज में इंटरव्यू ना दे दूँ, तो मैंने इसके बारे में सोचा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको लैंग्वेज एक्ट्स एज अ बैरियर, दिस इज नॉट एट ऑल अ क्वेश्चन। तो आप कोई भी मीडियम में एग्जाम दे सकते हो। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 750 मार्क्स में से फाइनल में कितना चाहिए होता है। देखिए, अगर आप टॉपर्स के भी मार्क्स देखेंगे ऑल इंडिया रैंक 1, तो 50% से ज़्यादा मार्क्स उनके नहीं होता है। तो जनरल स्टडीज़ में अगर आप देखोगे तो 250 मार्क्स का ईच पेपर इज 250 मार्क्स, उसमें 125, 130 इज द टॉपर। आपको कितना स्कोर करना है? आपको 115 से लेके टॉपर्स, इस रेंज में आपको स्कोर करना है। तो 50% मार्क्स जो होता है दैट इज मार्क्स ऑफ द टॉपर। 45% से लेके 50% भी अगर आप स्कोर करते हो आउट ऑफ 750, देन योर सिलेक्शन इज गारंटीड। तो और प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ तो 200 मार्क्स का पेपर है और दूसरा सीसैट पेपर है जो क्वालिफाइंग है, जिसमें आपको बस 33% स्कोर करना है। और जो फर्स्ट पेपर है जो कि मेरिट में काउंट होता है, उसमें कट ऑफ मैंने आपको बताया, कट ऑफ वेरी होता है, कभी 107 होता है, कभी 116 होता है, कभी 98 होता है, कभी 99 होता है। तो इस रेंज में कट ऑफ होता है। तो बेसिकली आपको प्रीलिम्स में आपको टारगेट क्या करना है कि 20-25 मार्क्स अबव कट ऑफ आई शुड गेट। So if cutoff is 100, you have to aim for 120, 125.
ओके ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थोड़ी बुक्स की जानकारी दीजिए। सी देखिए, बुक लिस्ट जो है वो आपको मिनिमम बुक लिस्ट आपको रखनी होगी। तो सी माय अप्रोच, मेरा अप्रोच क्या था कि मैं क्लास अटेंड करता था, उसके बाद क्लास में मैं नोट्स बना लेता था, और उस नोट्स के बाद मैं बस एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ता था। और वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक कौन सी पढ़नी है आपको, जो वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर आपको बताएगा। जैसे पॉलिटी का अगर मैं एग्जांपल दूं तो सर ने बोला था कि लक्ष्मीकांत पढ़ लेना, तो मैं क्लास के नोट्स और लक्ष्मीकांत, बस मैं इतना ही पढ़ता था। अगर ज्योग्राफी की बात करूं तो 6th से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक की एनसीईआरटी। हिस्ट्री की अगर बात करूं तो मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम आती है, और ग्रोवर, ये 2 बुक्स मैंने पढ़ी हुई है। और एनसीईआरटीज, एनसीईआरटीज तो बेसिक है, सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, दैट इज द बेयर मिनिमम। ओके ओके। तो इस तरीके से आपको जो है बुक लिस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा, रिटर्न बुक लिस्ट, रिटर्न फॉर्म में आपको देख सकते हो। ओके, बुक लिस्ट उस तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर ऑनलाइन रिसोर्स फॉर करंट अफेयर्स। सी देखिए, ऑनलाइन कोचिंग, देखिए लॉकडाउन भी है और मैंने भी सारी कोचिंग मेरी ऑनलाइन ही ली है, और करंट अफेयर्स भी जो है वो क्लासरूम प्रोग्राम में करंट अफेयर्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने करंट अफेयर्स के लिए, जैसे मैंने बताया कि आई हैव नॉट रेफर टू मोर देन वन नोट्स, वन मैगजीन। सिर्फ एक मैगजीन आपको पढ़नी है करंट अफेयर्स के लिए। आपको वहां पर 10-15 मैगजीन पढ़ के आपको एक अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है, आपको जंबल अप नहीं होना है। ओके, कोई भी एक मैगजीन आप रेफर कर सकते हो, और ऑनलाइन मीडियम में आपको मैगजीन मिल जाती है, तो उस मैगजीन को आपको पढ़िए, करंट अफेयर्स आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी घर में रहकर तैयारी कर सकते हैं। डेफिनेटली, देखिए मैंने सारी जो अपनी बेसिक प्रिपरेशन है वो घर में रहकर ही की है। ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू ही मैंने अपनी कोचिंग की है, और घर पर रहकर ही मेरे सारे नोट्स बने हैं। जो भी मेरे डाउट्स हैं वो फोन पर क्लियर होते थे, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मैं एक बाहर रूम लेकर रह सकूं। तो मैं या तो किसी कॉलेज में एडमिशन लेकर वहां पर मैं रहता था रूम लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन में, या फिर मैं घर पे रहकर अपना प्रिपरेशन कर रहा था। तो ऑनलाइन ही मैंने सारी प्रिपरेशन की है, तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनसीईआरटी से नोट्स कैसे बनाई। देखिए, व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आपको इसमें 2 लेवल पर प्रिपरेशन करनी होती है। जो मैंने बताया कि आपको क्लास अटेंड करना है और उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं और एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़नी है, उससे पहले आपको एनसीईआरटीज कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी प्रिपरेशन कर, जो सोच रहा है, जो सोच भी रहा है कि मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गो एंड स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज फ्रॉम 6 to 12 स्टैंडर्ड्स। कौन से सब्जेक्ट के एनसीईआरटी पढ़ोगे आप? वो सारे सब्जेक्ट्स जो कि सिलेबस में मेंशन है। सिलेबस आपको यूपीएससी की वेबसाइट से या फिर सर के जो वेबसाइट है उससे आपको मिल जाएगी। तो वो उस वेबसाइट से आपको सिलेबस आप डाउनलोड करिए, उसमें जो भी सब्जेक्ट्स है उसके 6 से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक की सारी एनसीईआरटी पढ़िए। इसको 3 से 4 बार पढ़िए, और जो क्लास में भी ये सारे एनसीईआरटीज आपके डिस्कस हो जाएंगे। तो उसमें क्लास के साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं। ओके, यू डोंट हैव टू मेक सेपरेट नोट्स। एक देखो, अगर आप क्या करोगे, एनसीईआरटी का एक नोट्स बना लिया हिस्ट्री का, क्लास का एक नोट्स बना लिया हिस्ट्री का, स्पेक्ट्रम का एक नोट्स बना लिया हिस्ट्री का, तो जंबल हो जाएगा। एक हमारी फोटोग्राफिक मेमोरी होती है कि मैंने इस सब्जेक्ट को, या लेट्स से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, मैंने इस पेज पे यहाँ से पढ़ा हुआ है। अगर आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की 3 अलग अलग नोट्स हैं, तो आप उसको जंबल अप हो जाओगे, आप दिमाग में कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको इंटीग्रेटेड नोट्स बनाने हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एनसीईआरटी से जो आपको मिल रहा है, क्लास नोट से आपको जो मिल रहा है, और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से आपको जो मिल रहा है, वो सब एक जगह पर होना चाहिए। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, अटेंड द क्लास, रीड एनसीईआरटी, रीड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, और सारा जो नोट्स है, सारा जो इकट्ठा करके आपको एक ही जगह पे आप उसको रख सकते हो। एक ही जगह पे आप अपना नोट्स बना सकते हो, एंड देन यू कैन रीड दोज नोट्स, यू कैन रिवाइज इट 10-15 टाइम्स, यू कैन क्लोज दैट नोटबुक, राइट इट ऑन अ रफ पेपर, और वो आपके फिंगर टिप्स पे वो सारी चीजें होनी चाहिए। ओके, सो दैट इज द answer to your question about NCERT notes. Okay. See, one question is continuously one question, sir, how to get confidence? See, let me tell you very frankly, confidence एक दिन में नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि आज आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे और कल आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखिए, कॉन्फिडेंस, इफ आई टेल यू कि हाउ आई गॉट कॉन्फिडेंस, तो द फर्स्ट थिंग इज, आपको सबसे पहले आपके बेसिक नोट्स बनाने हैं, उसको आपको बहुत बहुत बार रिवाइज करना है।
उसको अगर आप फिंगर टिप्स पर लेकर आ जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप कंटेंट में कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि कंटेंट तो मेरे पास है। ये बुक में से अगर मुझे कोई भी कुछ भी पूछ लेगा तो डेफिनेटली आई कैन आंसर यू। मुझे आप रात में 3 बजे 4 बजे उठाकर पूछ लीजिए, आई कैन आंसर दैट क्वेश्चन। तो इस तरीके से कंटेंट का कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। दैट इज वन पार्ट। सेकेंड पार्ट इज आपके पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। देखिए, पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस आने के लिए आपको थोड़ा वाइड रीडिंग करने की जरूरत है। आपको पर्सनैलिटी, देखिए आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसी होती है, मेरा मानना है 2 चीज से होती है। The person you are today and the person you will be after 5 years will depend on 2 things: the people you meet and the books you read. So meet good people, meet interesting people, उनसे अच्छी बातें डिस्कस करो, उनसे सीखने की कोशिश करो, and read good books. आपकी रीडिंग जो है उसको आपको सिर्फ रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है यूपीएससी प्रिपरेशन से, आपको एक वाइड रीडिंग होनी चाहिए। आपको क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल एबिलिटी आपको डेवलप करनी है। तो जो नॉन फिक्शन बुक्स है वो आपको रीड करने होंगे। तो वो बुक्स आप रीड करोगे तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो ब्रॉडन होगा, आपका माइंड ब्रॉडन होगा, और उसके बेसिस पे आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है वो डेवलप होगी और डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ओके सर, ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट्स हेल्पफुल होंगे? देखिए, ग्रेजुएशन जो लोग अंडर ग्रेजुएट है वो लोग अगर अभी से प्रिपरेशन करोगे तो दैट इज मच मोर हेल्पफुल, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। और ग्रेजुएशन में अगर आपका वो सब्जेक्ट है जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो तो दैट इज एन एडेड एडवांटेज। फॉर एग्जांपल, अगर आप पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन कर रहे हो तो पॉलिटिकल साइंस आप ऑप्शनल चूज कर सकते हो। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या ज्योग्राफी में ग्रेजुएशन कर रहे हो तो डेफिनेटली आप उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन, उस सब्जेक्ट को आप अपना ऑप्शनल चूज कर सकते हो। डेफिनेटली ग्रेजुएशन में अगर आप स्टार्ट करोगे तो दैट विल बी अ वेरी वेरी बिग एडवांटेज टू यू। तो ग्रेजुएशन में आप क्या करोगे, आप अपना ग्रेजुएशन का स्टडी तो करोगे लेकिन उसके साथ साथ ओवरलैप के साथ साथ आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी प्रिपेयर हो जाएगा। और जहाँ तक जनरल स्टडीज की बात है तो अंडर ग्रेजुएट होते हुए भी आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके उसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। जैसे कि जो बेसिक कोर्स है, जो फाउंडेशन से भी पहले वाला कोर्स होता है, जिसमें आप एनसीईआरटीज, एनआईओएस के टेक्स्ट बुक्स, ये सारी चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हो और आप पढ़ सकते हो। ओके, तो अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स आप सुन रहे हो, आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप एनसीईआरटीज पढ़ना स्टार्ट करो, और आप ऑनलाइन कोचिंग अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ज्वाइन करके उसमें से आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। ओके, एंड सेकेंडली, इफ आई सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इंस्टेड ऑफ मैथ्स ऑप्शनल ले सकते हैं क्या? देखिए, ऑप्शनल के लिए मैंने बताया कि जो क्राइटेरिया है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज योर इंटरेस्ट। अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर मैथ्स। सेकंड इज दी मार्क्स जो है मैथ्स ऑप्शनल के, जो कि मेरे फ्रेंड्स का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मार्क्स उसमें अच्छे आते हैं, 280, 290, 300 आप इजीली स्कोर कर सकते हो। लेकिन जो थर्ड क्राइटेरिया है, दिस इज ओवरलैप विद दी अदर सब्जेक्ट्स। तो मैथ्स में उतना ओवरलैप नहीं है, बिल्कुल सेपरेट स्ट्रीम में आपको प्रिपरेशन करना होगा। तो ये 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे आप अपना ऑप्शन डिसाइड कर सकते हो। ओके सर, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो, लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि सेल्फ स्टडी अगर आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बिकॉज इस एग्जाम में आपको एक फ्रेमवर्क होना, एक करेक्ट अप्रोच और एक स्ट्रीमलाइन अप्रोच रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, सेल्फ स्टडी तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए और सप्लीमेंट करने के लिए आपको एक गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, आपको एक प्रोफेशनल की, एक मेंटर की जरूरत पड़ती है। तो मेरा ये मानना है कि आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए सेल्फ स्टडी के पीछे। आप 2 या 3 अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन होने के बजाय फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सिलेक्शन लेने के लिए ट्राई कर लीजिए। ओके, तो इसमें आपका क्या होगा कि आपको एक स्ट्रीमलाइंड अप्रोच मिलेगा, एक फ्रेमवर्क मिलेगा। आप डेफिनेटली, आपको यहाँ ये बुक रेफर करने के लिए, वो बुक रेफर करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें एक सोर्स पे मिल जाएगी। ओके, तो दैट इज माई पर्सनल बिलीफ। बाकी तो आपकी चॉइस है, आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो वो चीज़ को आपको फॉलो करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज if you are comfortable with both language but we find Hindi tough in writing and English in speaking, what we can do? देखिए, this is a very good question. See, what you can do, you are comfortable in writing English but speaking in Hindi. So what you can do, you can opt for English medium in your prelims as well as mains. आपका prelims और mains आप English medium में दे दो। इंटरव्यू में आप लैंग्वेज चेंज करके हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हो, दैट इज द ऑप्शन दैट यू हैव। ओके, यूपीएससी में आप ऐसा कर सकते हो कि प्रीलिम्स और मेंस एक लैंग्वेज में और इंटरव्यू दूसरे लैंग्वेज में।
तो प्रीलिम्स और मेंस मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इंग्लिश में दिया है और हिंदी में उन्होंने इंटरव्यू दिया है, तो दैट इज द ऑप्शन दैट यू कैन एक्सरसाइज. ओके, कैन आई स्टार्ट माई प्रिपरेशन इन 11th क्लास? सी, इफ आई टेल यू, इन प्रिपरेशन तो आपका आप 6th और 7th स्टैंडर्ड से ही आपने स्टार्ट कर दिया है. ओके, ओनली थिंग इज यू आर नॉट कॉन्शियस ऑफ इट. आप किस तरीके से आप आपके टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हो, किस तरीके से आपका वाइड रीडिंग है. 11th स्टैंडर्ड में अगर मैं बोलूँ, अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो व्हाट यू कैन डू. 11th स्टैंडर्ड में यू कैन डू 2 थिंग्स. वन इज यू कैन स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, द हिंदू or the Indian Express, any one newspaper you can read. And secondly, what you can do is start reading NCERTs. Whatever you are reading in 11th standard, those NCERTs are there that you have to read. लेकिन उसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स जो है, जो आपको 11th और 12th में नहीं है, उस सब्जेक्ट्स की NCERTs भी आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो. ओके, और जैसे ही आप ग्रेजुएशन में आते हो तो आप एक फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करके उसमें आपको बहुत सारी क्लैरिटी हो जाएगी. ओके ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. सर, मैंने बीटेक सिविल किया है, क्या मैं ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी ले सकता हूँ? देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट का जैसे मैंने बताया 3 क्राइटेरिया है. अगेन आई विल रिपीट फॉर दोज हु हैव मिस्ड, कि सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए. आप ज्योग्राफी ले सकते हो. मैं भी एक इंजीनियर हूँ, मेरा ऑप्शनल फिलोसॉफी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस बैकग्राउंड से आपको साइंस बैकग्राउंड का ही ऑप्शनल लेना होगा. क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है फिलोसॉफी में, दैट इज़ वाई आई टुक फिलोसॉफी एज ऑप्शनल. तो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हुए आप पॉल साइंस ले सकते हो, आप फिलोसॉफी ले सकते हो, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हो. यू कैन चूज एनी ऑप्शनल ऑफ योर इंटरेस्ट. ओके, सो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो आपको इंजीनियरिंग ऑप्शनल या मैथ्स ऑप्शनल ही लेना होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर एनसीईआरटीज कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एनसीईआरटी को आप बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हो. एनसीईआरटी 6 से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक की सारी एनसीईआरटीज आपको पढ़नी है, मल्टीपल टाइम्स पढ़नी है, उसके नोट्स बनाने हैं, इंटीग्रेटेड नोट्स बनाने हैं, और वो नोट्स आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए. अगर आप पेपर एनालाइज करोगे प्रीवियस 4-5 ईयर्स का, तो उसमें आप देखोगे कि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से आए हुए हैं. देयर आर बॉक्सेस इन एनसीईआरटीज, कहीं पे डायग्राम बनाया हुआ है, उसमें कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट है, डू यू नो ऐसा एक बॉक्स होता है, एन इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐसा बॉक्स होता है, या फिर चैप्टर खत्म होने के बाद कुछ समरी दी होती है, उसमें से भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. ओके, तो एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एनसीईआरटी को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट के लिए, यूपीएससी के लिए प्लान भी होना चाहिए क्या? देखिए, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो है, अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपके दिमाग में और कोई प्लान नहीं होना चाहिए. आप सिर्फ यूपीएससी को ही टारगेट करो, एटलीस्ट फॉर 2 to 3 ईयर्स. ओके, क्योंकि अगर आप पहले से ही ये सोचकर चलोगे कि मुझे प्लान भी करना है, तो आप अपने आप को पूरी तरीके से डेडिकेट नहीं कर पाओगे. आप अपना फुल डेडिकेशन, फुल एनर्जी इस एग्जाम में नहीं लगा पाओगे, पूरे मोमेंटम से आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे. तो व्हाट यू हैव टू डू इज, जब आप स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, बस आप सेल्फ बिलीफ रखो, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, और बस ये सोचो कि 1-2 साल में मुझे इस एग्जाम को क्लियर करना है. लेकिन अगर 3 साल बाद या 4 साल बाद अगर आपका इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आई होप कि फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में ही हो जाए, एंड इट इज़ वेरी मच पॉसिबल. तो व्हाट यू कैन डू इज, देन यू कैन स्टार्ट थिंकिंग ऑफ प्लान बी. क्योंकि 4th अटेम्प्ट के बाद क्या होता है, आपने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर ली होती है, आपको उतना टाइम नहीं देना पड़ता है. फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में डेली आपको 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स आपको रेगुलर बेसिस पे देना होगा. लेकिन 4th-5th अटेम्प्ट में क्योंकि आपका सारा बेसिक नोट्स कंप्लीटेड है, आपका रिवीजन कई बार हो चुका है, तो यू डोंट हैव टू गिव दैट मच टाइम. तो 4th अटेम्प्ट में आप प्लान बी के बारे में सोच सकते हो. साइमल्टेनियसली आप दूसरे एग्जाम दे सकते हो, आपके स्टेट सर्विसेज के एग्जाम दे सकते हो, आरबीआई के एग्जाम दे सकते हो, या बैंक्स के एग्जाम आप दे सकते हो. बट एटलीस्ट फॉर 2 to 3 years, प्लीज डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स एंड डेडिकेट योरसेल्फ कंप्लीटली ओनली टू यूपीएससी. If you have decided to UPSC, give everything you have. It should be all or nothing. That should be the approach. Okay? Okay. Sir, एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़े या 2 या 3? देखिए, because we get bored. एक दिन में अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, दिन भर एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो आप बोर हो जाओगे. तो एक स्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए. उसके लिए आपको क्या करना होगा कि मेरा अप्रोच ये रहता था कि क्लास में जो सब्जेक्ट किया, क्लास में अगर 2 सब्जेक्ट पढ़ा है तो मैं 2 सब्जेक्ट उतना ही टॉपिक जाकर पढ़ लूंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा. देखिए, स्कूल डेज से हमको ये बताया जाता है, पेरेंट्स बताते हैं, टीचर्स बताते हैं कि जिस दिन स्कूल में जो पढ़ाया जाए वही पढ़ लेना चाहिए. लेकिन बचपन से लेकर आज तक हमने कभी किया नहीं, और बचपन से लेकर रिजल्ट भी हमारे एवरेज ही आए हैं. अगर हमको कुछ अलग करना है, तो हमको कुछ अलग अचीव करना है, तो हमको कुछ अलग करना भी होगा.
तो दैट अप्रोच वो स्कूल में जो होता है कि आज जो पढ़ा उसी दिन जाकर उसको कंप्लीट कर लो, वो अप्रोच आपको यूज करना होगा। तो अगर क्लास में 3 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, आप जाकर उन 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ लो, उतना ही पढ़ो जितना क्लास में पढ़ाया है। तो जैसे जैसे क्लास में सिलेबस कंप्लीट होगा, आपका खुद का सिलेबस भी कंप्लीट होता जाएगा। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू डोंट हैव टू थिंक कि इस हफ्ते में मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, अगले हफ्ते में मैं वो सब्जेक्ट पढ़ूंगा। नो, क्लास में जितना पढ़ा रहा है, गो एंड रीड ओनली दैट मच, उतना ही सब्जेक्ट पढ़ो, उतना ही टॉपिक पढ़ो। ठीक है, तो आपको अपना एक शेड्यूल, आपको प्लान बनाने की भी जरूरत नहीं है। क्लास का जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, आप अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर रहे हो। क्लास में अगर 2 सब्जेक्ट हो रहे हैं, तो आप उस दिन जाकर घर पर 2 सब्जेक्ट पढ़ ले रहे हो। ओके, तो बिट्स एंड पीसेस में आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। ओके, दैट शुड बी द अप्रोच। सो मिक्स इट अप। ओके, 2-3 सब्जेक्ट्स यू कैन रीड डेली, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे। ओके, लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाबी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं आप, डेफिनेटली पंजाबी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। पंजाबी लिटरेचर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है और पंजाबी लैंग्वेज में आप इंटरव्यू भी दे सकते हो। ओके, सर सीसैट का प्रिपरेशन कैसे करें? देखिए, सीसैट जो है वो एक क्वालिफाइंग पेपर है, उसमें आपको 33% स्कोर करना होता है। तो 33% स्कोर करने के लिए आपको 67 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 200। ओके, तो ये 67 मार्क्स अगर आपको चाहिए तो यू हैव टू एक बेसिक प्रिपरेशन आपको करना होगा। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो है निगलेक्ट करते हैं, मोस्टली जो साइंस बैकग्राउंड या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं, वो ये सोचते हैं कि क्योंकि हमने इंजीनियरिंग किया है तो सीसैट इज जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर अस। दैट इज नॉट ट्रू। आई हैव सीन मेनी फ्रेंड्स, मेनी इवन सिलेक्टेड पीपल जो रैंक इंप्रूव करने के लिए एग्जाम दे रहे थे, वो उस प्रीलिम्स में फेल हो गए हैं और उनका सीसैट ही क्लियर नहीं हो पाया है। तो सीसैट क्यों क्लियर नहीं होता है? क्योंकि आप उसको निगलेक्ट करते हो। यू कैन नॉट निगलेक्ट सीसैट। सीसैट को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। व्हाट यू हैव टू डू फॉर सीसैट, सबसे पहले आई वुड रिकमेंड कि पिछले 3 साल के जो यूपीएससी के पेपर्स है, आप उन पेपर्स को सॉल्व कर लीजिए। उन पेपर्स को टाइम बाउंड मैनर में 2 घंटे में आप उनको सॉल्व कर लिए और उसमें आप देखो कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 100, 120, 130, 90, 100, ये अगर आपका स्कोर है तो आपको सीसैट में बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। बिल्कुल भी आप सीसैट में आप इजीली आप क्लियर कर लोगे। लेकिन आपका स्कोर अगर 70, 80, 85 या 60s या उससे कम अगर आपका स्कोर आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको सीसैट का प्रिपरेशन करना होगा। नाउ सीसैट का प्रिपरेशन कैसे करें? देखिए, सीसैट में 2 पार्ट होते हैं। वन इज एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और दूसरा होता है इंग्लिश, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इसके लिए आप बेसिक बुक्स पढ़ सकते हो। देयर इज बुक कॉल्ड एज आर एस अग्रवाल, जिसके बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हो सीसैट के सम सॉल्व कर सकते हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सॉल्व कर सकते हो, इंग्लिश, रीजनिंग और एप्टीट्यूड के भी बुक्स आती है। डेली बेसिस पे आप 10-15 क्वेश्चंस उसको सॉल्व कर सकते हो। उसमें ज़्यादा आपको टाइम या एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। आपको बस बेसिक क्वालिफाई होना है, आपको बस 67 मार्क्स लेकर आने हैं। लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड, 90 जब आपका स्कोर क्रॉस कर रहा है, यू कैन स्टॉप प्रैक्टिसिंग। ओके, सो दैट इज दी सीसैट का अप्रोच। सीसैट में आपको निगलेक्ट नहीं करना है एंड यू हैव टू प्रैक्टिस डेली। दैट इज द 2 थिंग यू हैव टू फाइट फॉर सीसैट। ओके, क्वेश्चन इज 18 आवर्स स्टडी करके यूपीएससी क्लियर किया जा सकता है क्या? देखिए, 18 आवर्स इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल। आई डोंट पर्सनली नो एनी सिलेक्टेड कैंडिडेट। कोई भी मेरा फ्रेंड नहीं है जिसने 18 आवर्स स्टडी किया है। मैक्सिमम यू कैन स्टडी इज 10 to 12 आवर्स, 12-13 आवर्स, इससे ज़्यादा ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ओके, और प्रोडक्टिव जो स्टडी होता है, जिसमें आप कुछ सीखते हो, जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हो, दैट इज ओनली 8 to 10 आवर्स। 8 आवर्स से ज़्यादा आप स्टडी नहीं कर सकते हो। ओके, सो डोंट गो फॉर 18 आवर्स, 20 आवर्स। आप एक दिन कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आप पूरा वीक जो है आप सोने में ही गुजारोगे। ओके, सो दैट इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। 8 आवर्स, 10 आवर्स, दैट इज द करेक्ट अप्रोच। आई यूज्ड टू स्टडी 8 आवर्स डेली। 8 आवर्स से ना 1 घंटा, लेकिन वो जो 8 आवर्स है दैट इज वेरी वेरी प्रोडक्टिव। उसमें 1 मिनट भी जो है मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता था, डिस्ट्रैक्शन नहीं। मोबाइल यूज्ड टू बी स्विच्ड ऑफ इन माय ड्रॉर एंड ओनली मी एंड माय बुक्स एंड माय लैपटॉप। दैट इज द ओनली थिंग दैट यूज्ड टू बी देयर। ओके, so that is the approach that you can take. Okay, old NCERT or new NCERT? देखिए, some subjects you can refer old NCERT like history, ancient and medieval history. बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट्स है, ज्योग्राफी, और उसके लिए आपको न्यू NCERT पढ़नी होगी। और न्यू NCERT से क्वेश्चंस आ रहे हैं डेफिनेटली प्रीलिम्स में। एवरी ईयर 3-5 क्वेश्चंस विल बी डायरेक्टली फ्रॉम न्यू NCERT। तो न्यू NCERT डेफिनेटली आप पढ़ो। ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए आप पढ़ लो, लेकिन बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट्स है उसके लिए आप डेफिनेटली न्यू एनसीईआरटी पढ़ो। ओल्ड एनसीईआरटी के पीछे आप पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ओके,
Okay, next question is आपको बुक लिस्ट सी आई हैव सेड कि बुक लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. इफ आई स्टार्ट डिस्कसिंग द बुक लिस्ट देन इट विल बी टू लॉन्ग. ओके, तो बुक लिस्ट मैं शेयर कर दूंगा डेफिनेटली. दैट इज नॉट अ थिंग टू वरी. ओके, सो आई थिंक वी हैव कवर्ड सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस. और अभी क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो रहा है. और मेंस के जो भी क्वेश्चंस है आई थिंक वी कैन टेक अ सेपरेट सेमिनार. उसमें हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है, मेंस का आपको अप्रोच कैसे रहना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे. तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. एंड आई होप कि विद इन 1 or 2 ईयर आप इस साइड होंगे और आप इसी तरह और स्टूडेंट्स को गाइड करते रहोगे. माई बेस्ट विशेस विथ यू. ऑल द बेस्ट. एंड इफ यू नीड एनीथिंग आई विल बी शेयरिंग माई डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स. उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. और सर ओजांक सर और उनकी टीम को भी मैं थैंक करना चाहूँगा, उनका जो रोल रहा है मेरे सिलेक्शन में. और उनके भी आप टच में रहिए, उनसे भी आप गाइडेंस लेते रहिए, बिकॉज दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू. ओके, थैंक्स अ लॉट.